हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। आज हम लोग तुम लोगों के जितने भी रिलेशंस में डाउट हैं वो सारे डाउट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं होमवर्क दूंगा। ठीक है, डाउट्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं होमवर्क दूंगा तुमको असाइनमेंट में। फिर वो होमवर्क के मैं साथ साथ में वीडियोस बनाता रहूँगा और हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है ना, ये पूरा तुम्हारा 8, 9, 10 का फंडामेंटल्स कवर करेगा और 11, 12 का भी फंडामेंटल्स कवर करेगा जो आगे हमको यूज़ करना है अलग अलग चैप्टर्स में। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो मेरी बात सुन लो यार कि ये जो रिलेशंस चैप्टर है मैंने इसका नया वीडियो नहीं बनाया है। ठीक है ना, मैंने जो 12th वालों को पढ़ाया वही मैंने तुम लोगों को दिखा दिया है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें जो 12th वालों को एक्स्ट्रा बताई थी मैंने, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे चैप्टर्स 11th के पढ़ के रखे हैं। तो जब तुम वो चैप्टर्स पढ़ोगे 11th के तो तुमको वो सारी चीज़ें आराम से समझ में आ जाएगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ मैंने एक क्वेश्चन मैंने कराया था क्लास में जिसमें सबको ही डाउट है। ठीक है, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ आज अपने क्या डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो तुमको उसमें डाउट था वो जो 8C3, 8C4, 8C5 वगैरह लिखा था। ठीक है, तो ये क्या है यार, ये तो मैं तुमको अभी समझा ही नहीं सकता। ये समझाने के लिए बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। समझा तो सकता ही हूँ, ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें और भी बतानी पड़ेगी। एक चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, मुझे बहुत पसंद है ये चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम लोग ये देख लेंगे बहुत ही आसान से। एक्चुअली C फॉर कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन होता है। ठीक है ना, तो हम बहुत ही आसान सा था वो सवाल। ठीक है, 12th वालों को आराम से समझ में आ गया था, तुम लोगों को भी आराम से समझ में आ जाएगा। तो हम ये जो तुमने मेरे से क्वेश्चन पूछा है ये हम उस समय ही डिस्कस करेंगे। अभी तुम सिर्फ अपने नोट्स में लिख के छोड़ दो। ठीक है, नहीं लिखना है मत लिखो, मैं तुमको रिलेशन ये परम्यूटेशन में वो क्वेश्चन करवा ही दूंगा उस समय, तुम्हारा काम उस समय हो ही जाएगा। ठीक है ना, अभी के लिए तुम उसको छोड़ सकते हो। मैक्सिमम जितने भी लोगों ने पूछा है मैंने सबको यही जवाब दिया है। ठीक है, अब एक सवाल मुझसे किसी ने पूछा है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। तुम सबका काम ये रहेगा कि तुम ये सवाल अपने नोट्स में नोट करोगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है मुझसे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज इक्वल टू 7, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इज इक्वल टू 8, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 4। फाइंड फर्स्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स that is common in both A intersection B and B intersection। तो यार ये तो मैंने तुम लोगों को पॉइंट के फॉर्म में लिखा है, तुम देख सकते हो शायद रिलेशंस का वो पार्ट 3 वाले में है। ठीक है ना, इसका मैंने नहीं पहले वाले में ही है, फर्स्ट वीडियो में ही है। ठीक है ना, इसका मैंने एक नोट बना के लिखा है। तो मैंने क्या बोला था कि A में अगर 7 एलिमेंट है, B में अगर 8 एलिमेंट है और दोनों में अच्छा अगर A में 7 है B में 8 है तो इन दोनों के A क्रॉस B में इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, तो इसमें 56 एलिमेंट्स होंगे। इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, इसमें भी 56 एलिमेंट्स होंगे। हमको वो एलिमेंट चाहिए जो दोनों में प्रेजेंट हो। ठीक है ना, तो मैंने बोला था इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इधर 4 है तो मैंने ऐसे बोला था कि अगर A क्रॉस B और B क्रॉस A में टोटल n एलिमेंट्स कॉमन है तो A और B में टोटल n एलिमेंट्स कॉमन है, तो A क्रॉस B और B क्रॉस A में टोटल n² एलिमेंट्स कॉमन होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे सिंपल सा बोल सकता हूँ टोटल 16 एलिमेंट्स कॉमन होंगे। ठीक है ना, यहाँ देखो जब मैं पढ़ता था तो मैं इसको ऐसे किया करता था। मैं A में 7 एलिमेंट है तो A को ही मान लेता था 7 एलिमेंट वाला, A B C D E F G 7 हो गए ना। हाँ, B में 8 एलिमेंट्स हैं और टोटल कितने एलिमेंट्स कॉमन है दोनों में, 4। तो मैं ये 4 एलिमेंट्स पहले कॉमन वाले लिख देता हूँ, D E F G, और फिर 8 कंप्लीट कर देता हूँ, H I J K। ठीक है, देखो कितने अच्छे से इसको मैंने A और B मान लिया है। फिर A क्रॉस B, अब ऐसा तो है नहीं पूरे के पूरे 56 एलिमेंट्स लिखोगे। सिमिलरली B क्रॉस A में भी टोटल 56 एलिमेंट्स आएंगे। लिखने तो बैठोगे नहीं, 56 एलिमेंट्स लिखोगे तो एक ही सवाल कर पाओगे पूरे एग्जाम में। तो ये मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए जो दोनों में कॉमन है। तो कॉमन वाले कौन से होंगे तुम देख सकते हो। देखो A क्रॉस B में आएगा D D D E D D। A क्रॉस B में एक कुछ एलिमेंट्स लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखो D D D E D F
डी कॉमा जी एंड सो ऑन। सिमिलरली इसमें भी एलिमेंट्स आएंगे डी कॉमा डी, डी कॉमा ई, डी कॉमा एफ, डी कॉमा जी आएंगे ना। बी क्रॉस है डी कॉमा डी, डी कॉमा ई, डी कॉमा एफ, डी कॉमा जी। सिमिलरली ई कॉमा डी, ई कॉमा ई, ई कॉमा एफ, इधर भी वैसे ही एलिमेंट्स आएंगे। तो डी के 4 एलिमेंट्स कॉमन होंगे, सिमिलरली ई के 4 होंगे, एफ के 4 होंगे, जी के 4 होंगे, वैसे ही होगा इधर भी। तो टोटल कितने एलिमेंट्स कॉमन होंगे? 16। मैंने तुम लोगों को बोला है तुम ये आराम से याद करके भी रख सकते हो, ठीक है। अब इसमें जो सवाल उसने सेकेंड वाला पूछा वो सबसे अच्छा क्वेश्चन है। ये तो चलो मैंने पढ़ाया ही था। ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के यूनियन में कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अब देखो इसको मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैं क्या एक सेट बना लेता हूँ, ठीक है। अब इस गोले में ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स लिखूंगा मैं, और इस गोले में मैं बी क्रॉस ए के एलिमेंट्स लिखूंगा, ठीक है। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स है? तो ए क्रॉस बी में टोटल 56 एलिमेंट्स है। बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स है? तो बी क्रॉस ए में भी टोटल 56 एलिमेंट्स है, ठीक है। दोनों में अच्छा ऐसे मत कर देना कि इसमें ए क्रॉस बी में 56 है, बी क्रॉस ए में 56 है, तो दोनों को जोड़ के 56 + 56 लिख दिया। अरे कुछ कॉमन भी तो है जो दोनों में है। तो दोनों में कितने कॉमन कितने एलिमेंट्स है? 16। यहाँ 16 है, ये पूरा 56 था, ये 16, तो ये 40 हो गया। सिमिलरली ये भी 40 हो गया। तो यूनियन में कितने एलिमेंट्स आ गए? 40 + 16 + 40 दैट इज 96, ठीक है। तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, याद होगा एक फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी यूनियन क्यू लिख दिया इस बार, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्यू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी इंटरसेक्शन क्यू। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी, पी मतलब ये 56, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्यू मतलब ये दैट इज 56, माइनस जितने दोनों में कॉमन है कितने 16, देख लो ये भी 96 आ जाएगा। क्लियर है ना ये क्वेश्चन कैसे किया है मैंने, ठीक है। ये क्वेश्चन एक तुम लोगों ने डाउट पूछा मेरे से, ठीक है। एक और सवाल लिख रहा हूँ, देखो सब ये सब नोट करो नोट्स में आराम से। is given by 1, 3, 2, 5, 3, 3, then R inverse is ठीक है। तो इन्वर्स क्या होगा इसका? तो यार मैंने इन्वर्स बताया था तुम लोगों को। इन्वर्स क्या होता है? देखो इन्वर्स का जो सिग्निफिकेंस है, जो इम्पोर्टेंस है, जो एप्लीकेशन है, ठीक है ना, इसका ये हम लोग ये पहली बात तो इसको ऐसे मत R इन्वर्स इज नॉट इक्वल टू 1/R, ये गलत है, ठीक है ना। पहले तो ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो इसका जो इम्पोर्टेंस है, जो भी एप्लीकेशन है, ये तुम लोग 12th में देखोगे फंक्शंस चैप्टर में, ठीक है ना। हम सेट्स पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट हम रिलेशंस पढ़ते हैं, और हम ये दोनों इसलिए पढ़ते होंगे हम ये वाला चैप्टर पढ़ सकें फंक्शन, ठीक है। फंक्शन हम क्यों पढ़ते हैं कि हम कैलकुलस पढ़ सकें, ठीक है ना। ये सब तुम लोग 12th में देखोगे। तो अब ये इन्वर्स जो है वहाँ पे यूज़ होता है। एक्चुअली एक चैप्टर है पूरा का पूरा, उसमें इन्वर्स के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे हम, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। इन्वर्स है क्या? तो इन्वर्स ये है कि देखो अगर ए का बी से रिलेशन है, ठीक है, तो ये रिलेशन आ गया, तो इसका इन्वर्स क्या होगा? बी से ए का रिलेशन। तो जैसे यहाँ पे रिलेशन क्या है? 1, 3, 2, 5, 3, 3, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे इसका इन्वर्स चाहिए। तो इसका इन्वर्स क्या होगा? इसका इन्वर्स होगा 3, 1, 5, 2। देखो ना 1 का 3 था तो 3 का 1 से कर दिया, 2 का 5 था 5 का 2 से कर दिया, और 3 का 3 से था तो 3 का 3 से कर दिया। उल्टा करोगे तो सेम ही आएगा। ये हो गया इसका इन्वर्स, ठीक है। तो इन्वर्स निकालना तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। इन्वर्स तुमको समझ में भी आना चाहिए कैसे निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर ए का बी से है तो तुमको कुछ नहीं, बस बी का ए से करके लिख देना है, उसको बस लिख देना है, और कुछ सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। बस अपने को लिखना ही होता है इस केस में, ठीक है। तो ये क्लियर है, आगे बढ़ते हैं और डाउट्स का जवाब देता हूँ मैं तुम्हारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, ये सवाल ज़रूर तुम लोग अपने नोट्स में नोट करना, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। मैंने शायद इस टाइप का एक क्वेश्चन क्लास में कराया है,
लेकिन ये अलग फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो देखो बहुत सारे लोग तुम लोग बना भी लो, खुद से भी बनाना है। सवाल लिखता हूँ मैं, तुम अटेंड करो फिर सोल्यूशन देखना, ठीक है। तो सवाल क्या है, 2 पॉइंट्स E and B in a plane are related OA is equal to OB, where O is a fixed point, ठीक है। Then the relation is, ये रिलेशन लिख के है, ये देखो उस टाइप का सवाल है, वो पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, ए और बी के बीच का, मैंने बोला था ए लिव्स 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम बी, उस टाइप का सवाल है, ठीक है ना। ए और बी प्लेन में 2 पॉइंट्स हैं जिनके बीच में रिश्ता क्या है, तो रिश्ता ये है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है, ठीक है। तो ये बताना रिलेशन सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या है। तो मैं एक एक करके स्टार्ट करता हूँ, रिफ्लेक्सिव चेक करता हूँ, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव में मैंने बोला था, रिफ्लेक्सिव में हम रिश्ता किसका लिखते हैं, ए का ए से देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ओ ए इज इक्वल टू ओ ए होता है क्या, तो हाँ बिल्कुल होता है, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए होता है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक देखते हैं, इफ ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है देन ओ बी इज इक्वल टू ओ ए होगा क्या, बिल्कुल होगा। इसको देख लो, मान लो ओ कोई फिक्स पॉइंट है, ओ का ए से डिस्टेंस और ओ का बी से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है, तो क्या ओ बी इज इक्वल टू ओ ए होगा यार, कॉमन सेंस से होगा ही, ठीक है ना। तो ये सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव देखते हैं कि अगर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है, कॉमा ओ बी इज इक्वल टू ओ सी है, तो देन ओ ए इज इक्वल टू ओ सी होगा क्या, होगा ही ये भी यार, अब क्या ही बताऊँ इसमें, ऐसे ही देख लो। ये दोनों डिस्टेंस बराबर है, ये दोनों डिस्टेंस बराबर है, तो ऑब्वियसली ये दोनों डिस्टेंस भी क्या होगा, बराबर होगा, तो ट्रांजिटिव ही है, ठीक है। तो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, जो तीनों होता है उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है, ठीक है। तो ये एक सवाल था जो तुम्हारी क्लास में किसी ने पूछा था मेरे से, किसी ने भेजा मुझे, शायद उसने कहीं पे कुछ सॉल्व किया हो, या फिर मेरे ही नोट्स, मेरे ही असाइनमेंट का सवाल होगा शायद, ठीक है। असाइनमेंट के मैं क्वेश्चंस दूंगा, कर लेना आज तुम लोग, ठीक है। उसके बाद वो भी डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, एक रिलेशन भेजा मुझे किसी ने, ठीक है। सबसे पहले तो मैं सेट लिख रहा हूँ इसमें, जिसने भी मुझे सवाल भेजा है उसने मुझे सेट लिख के नहीं भेजा, तुमको सेट भी डिफाइन करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं सेट डिफाइन कर दे रहा हूँ खुद से, सवाल में नहीं था, जिसने मुझे भेजा है, गलत था वो सवाल, पर मैंने डिफाइन कर दिया है, ठीक है ना। तो रिलेशन लिख रहा हूँ अब मैं, 3,3, उसने मुझे सिर्फ इतना ही भेजा है, 6,6, 9,9, 12,12, 6,12, 3,9, 3,12, 3,6। देखो याद रखना, अगर किसी ने सेट डिफाइन करके नहीं दिया है, अगर मैंने भी सेट डिफाइन, यही डिफाइन नहीं किया, सीधा रिलेशन लिख दिया है, तो वो इनकम्प्लीट सवाल है, ठीक है ना। मैंने भी किया अगर ऐसा, तो वो भी इनकम्प्लीट है, ठीक है ना। कहीं पे सवाल में लिखा हुआ है किताब में, तो वो भी इनकम्प्लीट है, ठीक है ना। सबसे पहले सेट डिफाइन करो, फिर रिलेशन की बात करेंगे, ठीक है ना। और इसमें लिखना चाहिए था उसको, रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए, ये सारी चीजें लिख के देगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं क्या है ये। तो एक रिलेशन है जो ए पे डिफाइंड है, तो मुझे ये बताना है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या क्या है। तो रिफ्लेक्सिव है क्या, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए तुमको याद होगा ए का ए से होना चाहिए, 3 का 3 से होना चाहिए, 6 का 6 से होना चाहिए, 9 का 9 से होना चाहिए, 12 का 12 से होना चाहिए। तो 3 का 3 से है, 6 का 6 से है, 9 का 9 से और 12 का 12 से भी है, तो ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। क्योंकि 3 का 3 प्रेजेंट है, 6 का 6 प्रेजेंट है, 9 का 9 प्रेजेंट है और 12 का 12 भी प्रेजेंट है। अब मैं चेक करूंगा सिमेट्रिक, तो यार मैं तुमको वीडियो में बताया था, वीडियो में मैंने ये चीज़ बोली थी कि हम सवाल में ये चेक नहीं करेंगे कि सिमेट्रिक है, हम ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कहाँ पे सिमेट्रिक नहीं है। जब मैं क्लास में तुम लोग आओगे
तो मैं ये सारी चीज़ें और अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है ना। एक बार रिपीट कर दूंगा मैं रिलेशन चैप्टर। सेट्स तो मुझे लगता है आ गया होगा, ठीक है। रिलेशंस में 1-2 लेक्चर में पूरा पढ़ा दूंगा एक बार फिर से, ठीक है। तो देखो इधर ध्यान से, सिमेट्रिक में मतलब ये है कि हम एग्जाम्पल्स ऐसे नहीं ढूंढेंगे इसमें कि कब सिमेट्रिक है, वैसे तो बहुत मिल जाएंगे। ऐसे एग्जाम्पल ढूंढो जब वो सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है ना। हमेशा यही करने की कोशिश करना। तो जैसे यहाँ पे 6 का 12 से है, ए का बी से है तो बी का ए से होना चाहिए। तो 6 का 12 से है तो 12 का 6 से है क्या? नहीं है, बात खत्म। 6 12 बिलोंग्स टू आर, बट 12,6 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 12,6 आर में नहीं है, तो ये सिमेट्रिक है क्या? हम बोलेंगे ये सिमेट्रिक नहीं है। अब तीसरे पे आ जाएंगे सीधा, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए भी सेम कहानी बोली थी मैंने, ठीक है। हम ये नहीं ढूंढेंगे कब ट्रांजिटिव है, हम ये ढूंढेंगे कब ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है ना। ऐसा एग्जाम्पल ढूंढने की कोशिश करेंगे जब वो ट्रांजिटिव ना हो, ठीक है ना। तो मैंने यार कोशिश किया ऐसा एग्जाम्पल ऑब्वियसली ढूंढने की जब वो ट्रांजिटिव ना हो, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा एग्जाम्पल मिला नहीं। देखो ट्रांजिटिव ना हो तो ये तो टेंशन लेना ही मत, ये तो रिफ्लेक्सिव का पार्ट है, इसको मत देखना। जो बचे रिफ्लेक्सिव को छोड़ के उसी को देखने का, ठीक है ना। और नॉर्मली तुम ये भी याद रखो कि अगर वो जैसे यहाँ पे तुम देखोगे ढूंढने की कि कब वो ट्रांजिटिव नहीं है, तो मुझे एग्जाम्पल्स नहीं मिल रहे हैं ऐसे जो वो ट्रांजिटिव नहीं है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल देखने की कोशिश की, यहाँ देखा मैंने 3 का, जैसे ट्रांजिटिव में क्या देखते थे, ए का बी से है, बी का सी से है, देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए। ए का बी से है, बी का सी से, ऐसे बोलते थे कि ए का बी से है, बी का सी से है, तो ए का सी से होना चाहिए, है ना। यही तो मैंने तुमको वीडियो में ऐसे करके भी दिखाया था। तो यहाँ पे मैंने ऐसा कोई एग्जाम्पल ढूंढा जब वो ऐसा नहीं हो रहा हो, ऐसा नहीं हो रहा हो देखने का हमेशा, तो नहीं मिला मुझे, ठीक है। जैसे मैंने ये देखा 3 का 6 है, 3,6 बिलोंग्स टू आर। 6 का 12 से है, ए का बी से है तो बी का सी से देखना, कुछ और रैंडम मत देख लेना कि 3 का 6 देख लिए और फिर कुछ और ही भलता देख लिए, 3 का 9 देख लिया। अरे 3 का ए का बी देखे तो फिर बी का सी देखना पड़ेगा, यहाँ पे 6 होना जरूरी है, तो ए का सी से होना चाहिए। 3 का 12 है क्या? तो 3 का 12 भी है, ये भी बिलोंग्स टू आर है। तो मुझे जब मैंने यहाँ पे देखने की कोशिश की, ऐसे एग्जाम्पल ढूंढने की कोशिश की जब वो ट्रांजिटिव नहीं है, तो मुझे नहीं मिला वो, ठीक है ना। मैंने बोल दिया हाँ भाई ठीक है, फिर तो ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है और ये ट्रांजिटिव भी है। तुम एग्जाम्पल ढूंढना, अगर किसी को एग्जाम्पल मिल जाता है ऐसा जो वो ट्रांजिटिव नहीं है तो बताना मुझे, ठीक है ना। तो ये तो ट्रांजिटिव मुझे लग ही रहा है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे, किसी ने मुझे ये 2 क्वेश्चंस पूछे थे, तो ये दोनों क्वेश्चंस का ये है सोल्यूशन, ठीक है। तुम लोगों को और भी अगर किसी को डाउट है तो मुझे भेजते जाओ, थोड़ा टाइम लगेगा जवाब देने में, लेकिन जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक थ्योरेटिकल डाउट है। थ्योरेटिकल डाउट है, ऐसा समझ लो कि मैंने जो पढ़ाया है, जो मैंने क्वेश्चन करवाया है क्लास नोट्स में, उसमें डाउट है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब ये डाउट देखो, इसका मतलब इस टाइप के डाउट आते थे, मुझे भी आते थे, लेकिन ये सब तुम लोगों को खुद ही सोचना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या है ये। मैं समझा देता हूँ, वैसे नहीं समझ में आया तो पूछने का नहीं। शायद यही था वो क्वेश्चन, ठीक है, 5, 6, 7 इसमें क्या था सवाल, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, ठीक है, ए रिलेशन बी इज इक्वल टू ए प्लस 2, फाइंड आर। ऐसा एक सवाल मैंने क्लास में कराया था, ठीक है। तो अब मेरे से सबसे पहले तो मुझे लगता है जिसने डाउट पूछा है मेरे से, वो डाउट ये है कि सर ये कहाँ से आया। अरे भाई ये जो रिलेशन डिफाइन है यहाँ पे बी इज इक्वल टू ए प्लस 2, अरे ये तो विल बी गिवन, will always be given in the question। अरे ये तो सवाल में देखे रहेगा ना, ये थोड़ा तुमको फाइंड करना है। ए और बी में रिश्ता क्या है, रिश्ता तो वो सवाल में डिफाइन करके ही देगा ना। उस रिश्ते के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ भाई रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, या फिर जो भी आप पूछा है कि आर ही निकालो। ये रिश्ता तुमको थोड़ा ना निकालने बोलेगा, अरे सवाल तो पहले से देखे रहेगा, तुमको सवाल भी तो तुमको ऐसे थोड़ा ना कि बोलेगा सवाल भी बनाओ और उसका आंसर भी तुम्हें निकालो। ये चीज़ तो, और ये तो सवाल में दिया है कि बी इज इक्वल टू ए प्लस 2, इसको चेंज करके मैं बी इज इक्वल टू ए प्लस 3 कर देता हूँ, बी इज इक्वल टू ए प्लस 4 कर देता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ यहाँ पे मैं। बी इज लेस दैन ए, बी इज ग्रेटर दैन ए, सब लिख के दिया था मैंने। तो ये जो भी रिलेशन है, ठीक है ना, ये समझ लो तुम कि
ए और बी के बीच में जो भी रिश्ता होगा, मतलब जो भी रिलेशन होगा, वो रिलेशन हमेशा सवाल में पहले से गिवन रहेगा, तभी तो उसके अकॉर्डिंग तुम सवाल सॉल्व कर पाओगे। जैसे यहाँ पे क्या है कि ए एक सेट है जिसमें 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, बी एक सेट है जिसमें 5, 6, 7 है। इसको क्या बोलते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, एक और टर्म बोला था मैंने, पिक्टोरियल डायग्राम। ठीक है, जिसको अपने मैपिंग डायग्राम भी बोलते हैं। इसके थ्रू करके दिखा देता हूँ ये। तो जैसे क्या बोल रहा है इसमें कि बी जो है वो बी में से निकालना है, इसमें से निकालना, और ए जो है वो ए में से निकालना है, इसमें से निकालना है। तो ए को मैंने रखा है यहाँ पे 2, तो 2 + 3 क्या है 5, तो 2 का 5 से रिश्ता है। मैंने a + 3 वाला सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, तो a + 2 वाला कर लेना, मैंने नोट्स में कराया है। 3 रखेंगे तो क्या आएगा 6, 3 का 4 का 7, 5 का 8, तो ये आ गया रिलेशन। तो तुमको कोई r बोलेगा तो तुम बोलोगे 2 का 5, 3 का 6, 4 का 7, 5 का 8। या तो ये r पूछ लेगा तुमसे, नहीं तो वो और भी क्या पूछ सकता है, वो तुमसे ये पूछ सकता है कि भाई बताओ ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, क्या है। तो ये तो यार रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक है क्या? सिमेट्रिक भी नहीं है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है? क्योंकि सिमेट्रिक होने के लिए ए का बी से है तो बी का ए से होना चाहिए, 2 का 5 से है तो 5 का 2 से होना चाहिए, नहीं है। ट्रांजिटिव भी नहीं है, 2 का 5 से है, 5 का 8 से है, 2 का 5 5 तो 2 का 8 से होना चाहिए, है क्या? नहीं, ये तीनों ही नहीं। तो ये सवाल तुमसे पूछेगा, वो थोड़ा ना पूछेगा जो तुम मेरे को बोल रहे हो कि ये बताओ कि ये b = a + 2 कहाँ से आ रहे, वो तो ना पूछ रहा कोई तुमसे। ठीक है, तो b = a + 2, a + 3, ये जो भी रिलेशन रहेगा वो सवाल में पहले से ही डिफाइंड रहेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समझ में आ गया होगा ये जो बोला मैंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पता नहीं ये भी कहाँ से ही तुम लोग लाए हो, अच्छा सवाल है। ठीक है, अच्छा है, कुछ तो भी अलग किताबें सॉल्व कर रहे हो तो ठीक है, समझ में भी आएगा कि जो पढ़ा रहा हूँ ये क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है चीज़ें। e = 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है ना। देन हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ ए, कितने सबसेट्स ऑफ ए कंटेन द एलिमेंट्स 2, 3, 5। ठीक है, ये सवाल कराया मैंने, सुपर सेट करके मैंने लिखाया था। ठीक है, तुम इसको ऐसे ही देखो। अच्छा, ये क्या बोल रहा है कि ए एक सेट है जिसमें कितने एलिमेंट, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट्स हैं, इसके कितने सबसेट्स बनेंगे। पहले तो मैं लिख देता हूँ टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए 2 की पावर 6। याद हो गई, 2 की पावर 6 कितना होता है? 64 होता है। ठीक है, टोटल 64 सबसेट्स बनेंगे उसके। अब हमको ऐसे सबसेट्स बताने हैं जिसमें 2, 3 और 5 होने ही चाहिए। ठीक है ना, ऐसे कितने सबसेट्स हैं जिसमें 2, 3, 5 है। तो मैं सारे सबसेट्स लिख देता हूँ। देखो, पहला हो गया 2, 3, 5 और ठीक है, दूसरा हो गया। अब मैं पहले तो सिर्फ लिख के दिखा रहा हूँ, फिर मैं बिना लिखे करके भी दिखाऊंगा। 2, 3, 5 हो गया एक सबसेट, हो गया 2, 3, 5 और 1। अरे एक एक जोड़ रहा हूँ, 2, 3, 5 और 4, 2, 3, 5 और 6। समझे क्या? इसमें मैंने एक एक एक्स्ट्रा डाला है, अब मैं 2 एक्स्ट्रा डाल रहा हूँ। 2, 3, 5 तो लिख देता हूँ, पहले डाल रहा हूँ 1, 4, 2, 3, 5, फिर डाल रहा हूँ 1, 6, 2, 3, 5, फिर डाल रहा हूँ 4, 6। ठीक है, पहले एक एक डाला, अभी 2 डाला, अब पूरे डाल रहा हूँ। 2, 3, 5 तो पहले लिख ही दिया, 1, 4, 6। मेरे को नहीं लगता इसके अलावा और कुछ बनेगा। ठीक है, तो कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कंटेनिंग 2, 3, 5 इज 8। ठीक है, तुम इसको देखो, ये रहा मेथड 1, ये तो पूरा लिख के कर लिया। मेथड 2 देखो, मेथड 2 में क्या है? तो मेथड 2 थोड़ा कॉमन सेंस का है। मैं बोल रहा हूँ कि तुमको ऐसे सबसेट्स चाहिए ए के जिसमें 2, 3, 5 हो, तो 2, 3, 5 तो फिक्स हो ही गया। अब बचे क्या क्या? बचा है 1, 4 और 6। अब 1, 4 और 6 के लिए तुम देखो क्या कर सकते हो। 1, 4 और 6 में ऐसा हो सकता है कि एक वाला है या 2 वाले हैं। देखो ना, एक एक वाला लिखा है, या तो 2 वाले आए हैं, या तो
3 वाला आया है, नहीं तो 1 वाला भी नहीं आया है, 5 आया है। तो तुम देखोगे तो ये एक्चुअली पूरे के पूरे 1 4 6 के जितने सबसेट्स बन सकते हैं 1 4 6 1 4 1 6 4 6 1 4 6 और 5 वो सारे लिखे हुए हैं। तो 1 4 6 के लिख देता हूँ यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ 1 4 6 इज 2 की पावर 3 8। तो टोटल नंबर ऑफ कितने सबसेट्स होंगे जिसमें 2 3 5 है, 8 एलिमेंट्स, 8 सबसेट्स होंगे, ठीक है ना। 1 4 6 के जितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो, 5 1 4 6 1 4 1 6 4 6 1 4 6 सबके साथ मिलाते जाना, एक बार 5 रखना, एक बार 1 रखना, एक बार 4 रखना, एक बार 6 रखना, ये रखना, सब एक करके रखना, टोटल 8 मिल जाएंगे। ये बेटर तरीका है, मुझे लगता है ये तुमको एकदम इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये समझ में आया इसी से करो, जो समझ में आया उससे करो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तुम लोगों ने पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये शायद मैंने जो क्वेश्चन डिस्प्ले किया है वीडियो में वो वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चन लिख देता हूँ, नहीं भी है तुमको पता है तो क्वेश्चन आराम से नोट करो और फिर उसको सॉल्व करो, ठीक है। भेजा है मुझे तुम्हारे में से किसी ने। देखो सवाल क्या है, इन द सेट A 1 2 3 4 5 a relation R is defined by ठीक है, ये मैंने शायद सवाल दिया है। देन आर इज, पहले आर निकाल लेते हैं और फिर वो भी बता दूंगा मैं, रिफ्लेक्सिव वे, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव वे से मैंने ये सवाल क्लास में भी करवाया है, ठीक है। चलो देखते हैं, तो रिलेशन क्या है, तो देखो रिलेशन डिफाइंड है पहले से, x इज लेस देन y, x और y क्या है, तो दोनों को a में से निकालना है। तो देखो पहले मैंने x को यहाँ पे 1 रखा, ठीक है, तो सुनना बस ध्यान से सुनना, x को पहले 1 रखा, तो y भी इसी में से निकालना है। तो 1 किससे किससे छोटा है, तो 1 2 से भी छोटा है, 3 से भी छोटा है, 4 से भी छोटा है, 5 से भी छोटा है। तो 1 का 2 से है, 1 का 3 से है, 1 का 4 से है, 1 का 5 से। अरे x की जगह पे पहले 1 रखा, 1 इज लेस देन 1। फिर y को क्या क्या रख सकते हो, 1 नहीं रख सकते, 1 1 से छोटा नहीं है, 2 रख सकते, 3 रख सकते, 4 रख सकते, 5 रख सकते हैं। नेक्स्ट x की जगह पे 2 रखा, 2 इज लेस देन y। तो 2 किससे किससे छोटा है, 1 से नहीं है, 2 से नहीं है, 3 से है, 4 से है, 5 से है। नेक्स्ट 3 रखा, 3 किससे छोटा है, 4 से और 5 से। नेक्स्ट 4 रखा, 4 किससे छोटा है, 5 से। 5 रख नहीं सकते, 5 इनमें से किसी से छोटा नहीं है। तो ये आ गया रिलेशन। अब ये रिफ्लेक्सिव है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, 1 का 1 से नहीं है, 2 का 2 से नहीं है। वैसे किसी का बोल सकते हो x क्या x से छोटा होता है, नहीं होता है। ट्रांजिटिव सॉरी क्या आता है नेक्स्ट, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है क्या, सिमेट्रिक भी नहीं है। क्यों नहीं है, 1 का 2 से है, तो 2 का 1 से है क्या, नहीं है। अगर x y से छोटा है तो y x से छोटा होगा क्या, नहीं। ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव में तुम ऐसे एग्जाम्पल ढूंढो जो वो ट्रांजिटिव नहीं है, तो मेरे को ऐसे एग्जाम्पल नहीं मिले, ठीक है। तुम देखोगे यहाँ पे, तो 1 2 से छोटा है, a का b से है, b का c से है, a का b से है, b का c से है, तो a का c से होना चाहिए, तो 1 का 3 से है। और भी तुम कोई भी एग्जाम्पल ले लो, 1 का 2 से है, 2 का 4 से है, तो 1 का 4 से है, क्या हाल है। 2 का 4 से है, 4 का 5 से है, तो 2 का 5 से है, क्या हाल है। तो ये ट्रांजिटिव है। और वैसे भी बोल सकते हैं अगर x y से छोटा है, y z से छोटा है, तो इतना तो कन्फर्म है ना यार, x z से छोटा तो होगा ही, ठीक है। तो ये पूछा ही नहीं था, ये मैंने एक्स्ट्रा में बता दिया। नेक्स्ट, इसमें एक और सवाल पूछा है किसी ने मेरे से, ये वाला सवाल शायद अभी करा दिया मैंने, हाँ एक और जो जिसने सवाल पूछा था मेरे से, वो वाला क्वेश्चन मैंने पीछे ही करा दिया है, ठीक है। तो ये भी मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे किसी ने पूछा है वो लिख रहा हूँ मैं, आर इज एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है, इज अ रिलेशन इन जेड। जेड तो समझते ही हो तुम, देन डोमेन ऑफ आर इज
ठीक है, पहले तो मैं आर निकाल रहा हूँ। ठीक है, देखो ये जो रिलेशन है, ये जो भी दिया हुआ है, ये तुम लोग 12th में होते, 12th वालों के लिए ये सवाल, तुम 12th में होते तो बहुत अच्छे से बना लेते, बहुत ईजिली बना लेते, 2 मिनट में ग्राफ बना के सॉल्व कर लेते। लेकिन क्योंकि तुम लोगों को वो नहीं आता है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सुनो ध्यान से, हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखना। ठीक, किसी ने मेरे से डाउट पूछा है, ये शायद मैंने ही डिस्प्ले किया था सवाल। ठीक है, तो अगर नहीं बना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 12th में आओगे तो वही बन जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं करके दिखा रहा हूँ। तो क्या लिखा हुआ है कि रिलेशन क्या है ये, और एक्स और वाई कहाँ से निकालना है, तो एक्स और वाई जेड में से निकालना है। देखो जेड इंटीजर है, ठीक है ना, तो मैं इंटीजर एक एक करके रखना स्टार्ट करता हूँ एक्स, और उसके करस्पॉन्डिंग वाई देखता हूँ। तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, पुट एक्स इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करता हूँ। वैसे नेगेटिव इंटीजर भी होते हैं, लेकिन मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे 0 रखूँगा तो 0 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 4 आना चाहिए। तो वाई क्या क्या रख सकते हैं, तो देखो ना यहाँ पे क्या क्या वाई रखेंगे कि 4 से छोटा है, तो वाई 0 रख दो। ठीक है, 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इज 4 से छोटा। नेक्स्ट 1 रख दो, 0 स्क्वायर प्लस 1 इज 1 4 से छोटा। 2 रख दो, 4 2 का स्क्वायर 4 इज लेस देन इक्वल टू, चलो इक्वल टू तो है। 3 रखो, 3 रखा तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, गड़बड़ हो गई, 9 4 से छोटा नहीं। तो पॉजिटिव में कहाँ कहाँ जाएंगे, 1 2 तक, 0 तो है ही। नेगेटिव देखते हैं, -1 रखा तो -1 का स्क्वायर 1 4 से छोटा। -2 रखा 4 इज लेस देन इक्वल टू है। -3 रखा, -3 का स्क्वायर 9 4 से छोटा नहीं है। तो अगर एक 0 है तो रिलेशन क्या आएगा, 0 का -2 से, 0 का -1 से, 0 का 0 से, 0 का 1 से, 0 का 2 से। क्लियर होगा? ठीक है, नेक्स्ट पुट x इज इक्वल टू 1, अब x को 1 रखा तो 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 4 आना चाहिए। अब रखते हैं करके फिर से, 0 रखेंगे तो सेटिस्फाई किया, 1 रखेंगे तो सेटिस्फाई किया, 2 रखेंगे तो देखो गड़बड़ हो गई। 2 का स्क्वायर 4 4 प्लस 1 5, 5 4 से छोटा है क्या, नहीं। सिमिलरली नेगेटिव रख लो, -1 रख लो, सेटिस्फाई करेगा। -2 रखोगे गड़बड़ हो जाएगी। तो 1 का किससे किससे देखो लिख रहा हूँ, 1 का -1 से था, 1 का 0 से था, और 1 का 1 से था। 2 -2 के बाद की चीज़ें रख ही नहीं सकते हो, तुम करके देख सकते हो। पुट x इज इक्वल टू 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4, वाई क्या क्या रख सकते हैं, 0 रखा तो सेटिस्फाई कर गया। 0 के अलावा कुछ भी रख लो, 1 -1, सब में 4 में जोड़ोगे तो 4 से तो बड़ा ही हो जाएगा। तो 2 का सिर्फ एक ही से रिलेशन है 2 से। ये देखो 0 रख दिया, 1 रख दिया, 2 रख दिया। अभी -1 रखता हूँ, -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो देख लेना क्या क्या आएगा, रख के एक एक करके वैल्यू देख लेना, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और पुट x इज इक्वल टू -2 रखोगे तो -2 का, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ छोड़ दी मैंने, यहाँ पे 2 भी सेटिस्फाई करेगा तो -2 भी सेटिस्फाई करेगा। अरे सॉरी, यहाँ पे मैंने लिखा ही गलत है, 2 सिर्फ 0 से ही सेटिस्फाई करेगा, 2 का सिर्फ 0 से ही हो गया। ठीक है, यहाँ -2 रखा मैंने, तो क्या आएगा रिलेशन, वो तो लिख देता हूँ। -2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ सेटिस्फाई करेगी, फिर से 0। ठीक है, तो अब ये पूरे रिलेशन आ गए, इन सबको मर्ज करके एक साथ लिख देता हूँ। आर क्या क्या है सारे लिख रहा हूँ, 0 -2 0 -1 0, 0 0 1 0, 2, फिर ये वाले लिख देता हूँ 1, -1 1, 0 1, 1, फिर ये लिख देता हूँ 2, 0, फिर ये लिख देता हूँ -1, -1 -1 0, -1, 1, फिर ये लिख देता हूँ -2, 0। तो मुझे बोलोगे सर आगे की वैल्यूज क्यों नहीं रखी, 3 क्यों नहीं रखा, तो यार कॉमन सेंस लगा, 9 प्लस वाई स्क्वायर 4 से छोटा, 9 में कुछ जोड़ोगे तो 4 से छोटा थोड़ा ना आएगा, तो सब रखने का मतलब ही नहीं है। डोमेन क्या होता है, तो फर्स्ट एंट्रीज को डोमेन बोलते हैं। फर्स्ट एंट्रीज दिख रही है, इस समय तो 0 ही है, कोई टेंशन नहीं। फर्स्ट एंट्री में 1, फिर 2, -1, तो डोमेन क्या क्या आएगा इसका, -1 0, सॉरी -2 से स्टार्ट करते हैं, -2 -1 0 1 और 2, ये आ गया इसका डोमेन। ठीक है, तुम देखोगे तो तुमको ऑप्शन में भी दिख जाएगा वो। ठीक है, तो क्या समझ में आ गया होगा यार, ये भी ऐसा कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तो था नहीं। ठीक है, समझने लायक ही चीज़ थी, समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये भी तुम्हारे डाउट्स ही हैं एक तरीके से, तुमने ही भेजा है मुझे, वही सब बता रहा हूँ मैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
देखो नेक्स्ट सवाल, ठीक है, ये असाइनमेंट का है। वैसे तो नहीं बताना चाहिए था मेरे को क्योंकि मैंने दिया नहीं है, लेकिन 2-3 लोगों ने पूछा है इसलिए जवाब दे रहा हूँ उसका। ठीक है, तो रिलेटिव प्राइम नाम का एक टर्म होता है। देखो पहले तो सवाल लिख देता हूँ पूरा। रिलेशन आर is defined from two, 3, 4, 5, 2, 3, 6, 7, 10, ठीक है, by x relation y implies x is relatively prime to y, ठीक है, then domain of R is, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये रिलेटिव प्राइम का मतलब पता होना चाहिए। अगर तुमने 10th में पढ़ा है तो बहुत बढ़िया, नहीं पढ़ा है तो सुन लो, मैं नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा फंडामेंटल मैथमेटिक्स में रिलेटिव प्राइम, इसलिए अभी तक बोला नहीं था करने, तुमने कर लिया इसलिए बता रहा हूँ। देखो डेफिनेशन लिख लो, सुन लो, A and B are relatively prime if HCF of A and B is 1। ये मेरे हिसाब से HCF का मतलब समझता है। अब मेरे को क्या वो मत बताना उसको फुल फॉर्म की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सर। अरे 2 नंबर्स का HCF 1 है, इसका मतलब दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। जैसे 2 और 4 का कोई HCF पूछता है तो 2 और 4 का HCF क्या आता है, 2 आता है, क्योंकि दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 2। अगर मैं 4 और 6 का LCM पूछूँ तो 2 आएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 2। अगर मैं 6 और 18 का पूछूँ तो 6 आएगा, अगर मैं 6 और 9 का पूछूँ तो 3 आएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन फैक्टर 3 है, तुमको निकालना आता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं 2 और 5 का पूछूँ तो 1 आएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं है। मैं 2 और इसका पूछूँ 15 का पूछूँ तो 1 आएगा, क्योंकि कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। तुम 2 नंबर्स को अपने रिलेटिव प्राइम तब बोलते हैं जब दोनों का HCF 1 आए। तो अभी x और y क्या है, रिलेटिव प्राइम, तो मुझे ऐसा रिलेशन बताना है। तो देखो 2x इधर से निकालना है, y इसमें से निकालना है, तो 2 किससे किससे रिलेटिव प्राइम है, किसका किसका कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 2 का 3 के साथ कॉमन फैक्टर नहीं है, 2 का 6 के साथ कॉमन फैक्टर है 2, है ना। 2 और 6 का LCM क्या है, 2 है। 2 और 7 का LCM 1 आएगा, देख लेना। 2 और 10 का LCM 2 आएगा। 3 और 3 का नहीं आएगा, 3 और 6 का नहीं आएगा, 3 और 7 का आएगा, 3 और 10 का कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। तो HCF निकाल के देखते जाओ। 4 और 3 का, 4 और 6 का HCF 2 आएगा, 4 और 7 का HCF 1 आएगा, 4 और 10 का HCF 2 आएगा, 5 और 3 का, 5 और 6 का, 5 और 7 का, 5 और 10 का HCF 5 आएगा। तो ये आ गया तुम्हारा रिलेशन। अब ये क्या है, इसका क्या पूछा, डोमेन पूछा। डोमेन क्या होता है, फर्स्ट एंट्री। तो फर्स्ट एंट्री में क्या है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 भी है। 2, 3, 4, ये हो गया इसका डोमेन। क्लियर है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये भी समझ में आ गया होगा। अरे यार तुमको नहीं भी समझ में आया ना, टेंशन मत लो, नेक्स्ट चैप्टर में जब मैं पढ़ा दूंगा रिलेटिव प्राइम तो तुमको HCF निकालने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही बेसिक सी चीज़ थी, HCF की वजह से फंसा है बस तो, ठीक है। तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, मैं जब करके दिखाऊंगा ये उस समय समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 20 क्वेश्चन ही लिखता हूँ, 20 क्या बोलूँगा। A, B and C are 3 sets. Then A cross B union C is equal to, option A cross B union A cross C, B option A union B cross A union C, C option A cross B intersection A cross C, D none of these। ठीक है यार, देखो ये सब थ्योरम्स है, ये थ्योरम मैं तुमको याद करवा सकता हूँ, लेकिन मैं याद नहीं करवाऊँगा। मैं तुम लोगों को एक अच्छा सा तरीका बताता हूँ, तुम लोग उससे कर लो, बेस्ट रहेगा, ठीक है। तुम लोग क्या करने का, इसमें ए को एक सेट मान लो, A, B, B को सेट मान लो, क्या कुछ भी मान लो जो तुम्हारी मन करे, B, C, D,
और सी को एक सेट मान लो डी कॉमा ई, देखो कुछ भी मान लिया मैंने अच्छा सा, ठीक है। छोटे छोटे मान, एकदम बड़े बड़े मत मान लेना, सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। अगर मुझे कोई बी यूनियन सी पूछे तो बी यूनियन सी आएगा, बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई। इसका ए से अगर कोई क्रॉस लेने बोलेगा तो पता ही होगा तुमको, ए बी, ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, ए कॉमा डी, ए कॉमा ई। सिमिलरली बी से लेंगे तो बी कॉमा बी, बी कॉमा सी, बी कॉमा डी, बी कॉमा ई, ठीक है। ये हो गया ए क्रॉस बी यूनियन सी। अब ऑप्शन फटाफट मैच कर लो, ठीक है ना। चेक ऑप्शंस, जो ऑप्शन इससे मैच करे वो तुम्हारा आंसर है। तुमको अगर फिर भी ये थ्योरम के फॉर्म में चाहिए तो मैं ये थ्योरम के फॉर्म में भी पढ़ाऊंगा, अभी टाइम है, ठीक है ना, थोड़ा टाइम रुक जाओ, उसके बाद ये थ्योरम के फॉर्म में भी पढ़ा दूंगा। सिमिलरली इसमें एक और चीज़ दिया हुआ है, इसमें सेकेंड पार्ट लिख लो और खुद से कर लो। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, तो 4 ऑप्शन है, ए ऑप्शन, और मैच कर लो। ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, सी ऑप्शन, ए यूनियन बी क्रॉस ए यूनियन सी, और डी ऑप्शन ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है सर, ठीक है। ये तुम दोनों कर लो, मैं इसका तुमको सोल्यूशन भी बताऊंगा, सब बताऊंगा। तुम इसको बस इस तरीके से सॉल्व करके देख लो। तुम और छोटा भी मान सकते हो, इसको बी और सी मान लेते तो और छोटा हो जाता, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यही थे तुम लोगों के डाउट्स, ठीक है। आगे मैं देखो, ठीक है, एक सवाल लिख रहा हूँ, वो सवाल तुम लोग लिख लो, मुझे किसी तुम्हारी क्लास में किसी ने भेजा है, ठीक है। मैं ये सवाल सॉल्व नहीं करके दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि सब एक एक बार अटेंड करें, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसके बाद मैं इसका सोल्यूशन भेज दूँगा, ठीक है। एक सवाल है, कोई टेंशन नहीं है। जिनसे नहीं बने वो जगह छोड़ देना, ठीक है ना, बाद में देख लेंगे। सवाल क्या है देखो, लिख लो, सवाल लिख लो, ठीक है। सेट्स का सवाल है। फ्रॉम 50 स्टूडेंट्स, ठीक है, टेकिंग एग्जामिनेशन इन maths, physics and chemistry, each of the student has passed in at least one of the subject, ठीक है। मतलब तीनों में ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो सब में फेल हो गया, ठीक है ना। देख लेना तुम इसका मतलब क्या है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये इसका भी यूज करना पड़ेगा तुमको, ठीक है। 37 passed in maths, 24 in physics and 43 in chemistry, ठीक है। At most 19 passed in maths and physics, at most 29 passed in maths and chemistry, and at most 20 passed in physics and chemistry. What is the largest possible number that would have passed in all the 3 एग्जामिनेशंस या सब्जेक्ट्स जो भी लो, ठीक है। तो ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। तो होमवर्क है, इसको करो, ट्राई मारो, फिर अपने डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इतना तुम लोगों ने डाउट्स पूछा, ऑल द डाउट्स हैव बीन आंसर्ड, ठीक है। सारे डाउट्स जो भी तुमने भेजे थे सबका जवाब दे दिया है मैंने। अब मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। तो सेट्स का असाइनमेंट, अब इसके बाद मैं टीपीपी देना स्टार्ट करूँगा सेट्स के असाइनमेंट में, ठीक है। 2 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, ठीक है। एक्सरसाइज 1 करो कंप्लीट, एक्सरसाइज 2 करो कंप्लीट, ठीक है। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ठीक है ना। डू नॉट डू
दीज क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ लोगों के दिमाग में आएगा क्यों नहीं करें, तो यार अभी मत करो, थोड़ा टाइम रुक जाओ, ठीक है। थोड़ा सा और पढ़ा लेने दो 2-3 चैप्टर, उसके बाद ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेना। कभी भी तुम्हारे पास ही है शीट, जब तुमको करना हो तब कर लेना, ठीक है। अभी रुक जाओ बस, कुछ आगे के टॉपिक्स के सवाल हैं, ये सब IIT अब उसमें पूछे हुए हैं, तो उसमें तो पूरे मिक्स क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। लीव दीज क्वेश्चन, ये क्वेश्चन छोड़ के, अरे यही मत करने बैठ जाना, ये नहीं करना है, लिखा है डू नॉट डू दीज क्वेश्चन, ये नहीं करना है, ठीक है ना। ये सब नहीं करने वाले क्वेश्चन है, समझ में आया। अब डिस्कस कब करूँगा, इसका वीडियो कब बनाऊंगा, इसका वीडियो कब बनाऊंगा, कब तक करना है सर वो भी बता दो, तो वो भी सुन ही लो, ठीक है। तो ये जैसे आज क्या है, आज थर्सडे है, कल तो मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये मैं करूँगा मंडे को डिस्कस। मंडे मतलब कौन सी तारीख है, आज क्या तारीख है, आज है 4 तारीख, ठीक है, 8 क्या चल रहा है, जून चल रहा है, हाँ। और ये मैं डिस्कस करूँगा एक्सरसाइज 2 थर्सडे को। नेक्स्ट दैट इज कौन सा डे पड़ेगा, वो शायद 11 जून पड़ेगा, हाँ, ठीक है। तो डिस्कशन डेट बता दिया, तो मंडे को इसका वीडियो आएगा एक्सरसाइज 1 का, थर्सडे को इसका वीडियो आएगा, तो ये तुम्हारा काम रहेगा, इतना तुमको करना है, ठीक है। मैं जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, उस चैप्टर का नाम है फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हम वो आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे, a+b का होल स्क्वायर वगैरह, a+b का होल क्यूब, और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, लॉगरिथम पढ़ेंगे, इनइक्वालिटीज़ पढ़ेंगे, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें हमको पढ़नी है इस चैप्टर में। तो हो गया, ये तुम्हारा पहला चैप्टर था। इसमें मैं तुमको 3-4 चैप्टर एक साथ घुसा के पढ़ा दूंगा फंडामेंटल मैथमेटिक्स, तुमको पता भी नहीं चलेगा। थोड़ा लंबा चलता है ये चैप्टर, महीना 1.5 महीना चलेगा, ठीक है। लॉकडाउन खत्म हो ही जाएगा मुझे लगता है जून में, जुलाई से अपने फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स भी क्लास में कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा बहुत अभी पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से पहला 2 चैप्टर सेट्स और रिलेशंस पूरा का पूरा खत्म हो गया है। असाइनमेंट डिस्कस करना बाकी है, तुम लोग असाइनमेंट कर लो अच्छे से, ठीक है। ओके, थैंक यू।